स्वागत है आपका केदार जुडिशरी क्लासेज में। आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं। अध्याय 2 जो है हमारा धारा 6 से लेके 52A तक दे रखा है। तो हम आते हैं अब धारा 6 पे। धारा 6 में क्या दे रखा है? धारा 6 में दे रखा है संहिता में की परिभाषाओं को अपवादों के अधीन समझा जाएगा। संहिता में की परिभाषाओं किसके अधीन समझा जाएगा? परिभाषाओं को अपवादों के अधीन समझा जाएगा। किसमें दे रखा है? धारा 6 में। धारा 8 दे रखी है लिंग के बारे में बताएगा। लिंग क्या है? लिंग में जहाँ भी पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग हुए हैं वो हर नर और नारी दोनों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। जहाँ भी पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में, चाहे वह नर हो या नारी हो। लिंग में क्या बताया गया है कि पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ भी प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में, चाहे नर हो या नारी हो, लागू होंगे। धारा 8 में क्या दे रखा है? लिंग। अब आते हैं धारा 9। धारा 9 में दे रखा है वचन में दे रखा है एक वचन द्योतक किसका है? बहुवचन का। बहुवचन जहाँ प्रयुक्त हुए हैं वो किसके द्योतक हैं? एक वचन के। अब आते हैं धारा 10। धारा 10 कहती है पुरुष या स्त्री। पुरुष में कौन शामिल है? पुरुष में किसी भी आयु के मानव नर, मतलब पुरुष के अंतर्गत किसी भी जहाँ भी आईपीसी में पुरुष शब्द प्रयोग किया गया है तो किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है। ऐसे ही आते हैं स्त्री में। आईपीसी में अगर कहीं भी स्त्री शब्द प्रयोग किया गया है तो वो किसी भी आयु की मानव नारी की द्योतक है। अब धारा 10 जो बताती है व्यक्ति कौन होता है? कोई भी कंपनी हुई, संगम हुआ, कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या ना हो, क्या होगा? व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आएगा। धारा 12 बताती है लोक के अंतर्गत क्या आएगा? कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय। धारा 12 में दे रखा है लोक के अंतर्गत क्या आएगा? कोई भी वर्ग आएगा, कोई भी समुदाय आएगा। धारा 14 में दे रखा है सरकार का सेवक। सरकार का सेवक जो है कौन होगा? सरकार का सेवक वह होगा जो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, वह कौन होगा? सरकार का सेवक होगा। अब आते हैं धारा 21। धारा 21 में बताया गया है हमारा लोक सेवक जो है, इसके जो है आईपीसी में 11 प्रकार के लोक सेवक बताए गए हैं, जैसे कि एमपी एमएलए, मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश हो गए। पुलिस को भी लोक सेवक बताया गया है। ये सब कितने प्रकार बताए हैं टोटल? धारा 21 में लोक सेवक। अब आते हैं हम धारा 17 में। धारा 17 में सरकार बताई गई है। सरकार के अंतर्गत क्या आएगा? केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों आएगी। अब धारा 18 बताती है भारत के अंतर्गत क्या आएगा? भारत का राज्य क्षेत्र आएगा। क्या आएगा? भारत का राज्य क्षेत्र। धारा 18 भारत के अंतर्गत क्या आएगा? भारत का राज्य क्षेत्र। धारा 19 है न्यायाधीश के अंतर्गत वह व्यक्ति आएगा जैसे जो पद रूप से क्या हो? न्यायाधीश हो, या फिर जैसे किसी सिविल या दांडिक मामले में निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। न्यायाधीश के अंतर्गत कौन आएगा? जो कि पद रूप से न्यायाधीश हो, या फिर जैसे किसी सिविल या दांडिक मामले में निर्णय देने के लिए किसी विधि द्वारा क्या किया गया हो? सशक्त किया गया हो। तो धारा 19 में क्या है? न्यायाधीश। अब हम आते हैं धारा 20 पर। धारा 20 में जो हमारा दे रखा है न्यायालय के बारे में प्रावधान दे रखा है। न्यायालय क्या होता है? तो न्यायालय क्या होता है? तो कोई न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय। न्यायालय के अंतर्गत क्या आता है? कोई न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय जिसे विधि द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए क्या किया गया हो? सशक्त किया गया हो, और वह उस समय उस स्थान पर क्या कर रहा हो? न्यायिक कार्य कर रहा हो। तो न्यायालय के अंतर्गत क्या आता है? कोई न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय जिसे विधि द्वारा न्यायिक कैसा कार्य करने के लिए? न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, और वह उस समय और उस स्थान पर न्यायिक कार्य करता हो। और इसमें जो है न्यायालय से तात्पर्य उस भवन या उस स्थान से नहीं है जहाँ न्यायिक कार्य किए जाते हैं। अब यहाँ एक बात कही गई है कि न्यायालय से तात्पर्य उस भवन या उस स्थान से नहीं है जहाँ न्यायिक कार्य किए जाते हैं, अपितु किससे है? उस न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय से हैं। उस न्यायाधीश निकाय से हैं जो न्यायिक कार्य करते हैं। धारा 20 में क्या है? न्यायालय। फिर हमारा धारा 22 में है जंगम या चल संपत्ति। जंगम या चल संपत्ति ऐसी मूर्त संपत्ति होती है जो चलायमान ना हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाई जा सके। और इसके अंतर्गत क्या होता है? भूमि से जुड़ी हुई चीज़ें
तथा उनसे स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीज़ें, भूमि हो गई, भूमि से जुड़ी हुई अगर कोई चीज़ ऐसे एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, या उस भूमि से भूमध कहते हैं भूमि से स्थायी रूप से जकड़ी हुई, जैसे दीवार है भूमि से जुड़ी हुई, तो उसे वो नहीं है, मूर्त चल संपत्ति नहीं है, आती है इसके अंदर। मूर्त संपत्ति में कौन सी, जंगम में कौन आती है? ऐसी मूर्त संपत्ति जो चलायमान ना हो, लेकिन जो भूमि है, भूमि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, भूमि से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीज़ें हैं, वो जंगम या चल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आएंगी। अब आते हैं धारा 23, सदोष लाभ या सदोष हानि। सदोष लाभ या सदोष हानि को कहाँ बताया गया? धारा 23 में। सदोष लाभ क्या है? संपत्ति का ऐसा लाभ जो किसी, सदोष लाभ क्या होता है? संपत्ति का ऐसा लाभ जो किसी वैध रूप से हकदार व्यक्ति को ना पहुँचाया गया हो, मतलब कोई वैध रूप से किसी संपत्ति का लाभ लेने के हकदार नहीं है, उसे वो लाभ मिल जाता है, तो वो क्या कहलाया जाएगा? सदोष लाभ। सदोष हानि क्या होती है? ऐसी हानि जो वैध हकदार को पहुंचाई जाए। किसे? ऐसी हानि जो वैध हकदार को पहुंचाई जाए, लेकिन असंवैधानिक तरीके से। कैसे? असंवैधानिक तरीके से। अब हम आते हैं धारा 24। धारा 24 बताती है बेईमानी को, कि बेईमानी क्या है। बेईमानी को बताया गया धारा 20, किसमें बताया गया है? धारा 24। बेईमानी से क्या अभिप्राय है? बेईमानी से अभिप्राय है कोई ऐसा आशय मतलब किसी व्यक्ति के मन में ऐसा आशय कि जो स्वयं को लाभ और अन्य को हानि, मतलब कोई ऐसा आशय कि मैं किसी स्वयं को लाभ, अन्य को हानि पहुंचाए, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो स्वयं को लाभ और अन्य को हानि पहुंचाने का उद्देश्य हो, तो किसके अंतर्गत आएगा? वो बेईमानी के। बेईमानी क्या है? एक मानसिक दशा होती है। बेईमानी मानसिक दशा होती है, उस हमेशा किसी संपत्ति से जुड़ी कैसी दशा होती है? संपत्ति से जुड़ी मानसिक दशा होती है। अब हम धारा 25 में आते हैं। धारा 25 बताती है कपटपूर्वक। कपटपूर्वक क्या है? कपटपूर्वक मन की वह दशा जिसमें धोखा देने का आशय हमेशा बना रहता है। कपटपूर्वक क्या होता है? मन की वह दशा जिसमें क्या होता है? धोखा देने का आशय। ऐसा कैसा होना चाहिए? धोखा देने का। ऐसे कपटपूर्वक को कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 25 में। और इसमें जो धोखा देने का आशय होता है उसमें क्या होता है? किसी को क्षति भी होती है। धोखा प्लस क्षति बराबर कपटपूर्वक। अब आते हैं धारा 28 में। धारा 28 बताती कूटकरण, मतलब किसी व्यक्ति द्वारा किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के सदस्य बना लिया जाना, जिससे कि ऐसी समानता से किसी व्यक्ति को क्या दिया जा सके? धोखा दिया जा सके। वो किस में आता है? कूटकरण। मतलब एक चीज़ को दूसरी के सदृश, मतलब समान दिखाया जाना, जिससे कि ऐसी समानता से क्या किया जा सके? आशय क्या हो? धोखा देने का आशय हो, तो क्या होगा? वो कूटकरण। अब हम आते हैं धारा 29। धारा 29 में क्या बताया गया है? दस्तावेज के बारे में। दस्तावेज के बारे में कहाँ बताया गया है? धारा 29 में। धारा 29 में जो है दस्तावेज के बारे में क्या बताया गया है? दस्तावेज के बारे में बताया कि कोई ऐसा विषय जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा अभिव्यक्त किया गया हो। कोई ऐसा विषय जिसे किसी पदार्थ पर अंकों, अक्षरों या शब्दों चिन्हों द्वारा अभिव्यक्त किया गया हो, और उसका क्या करें? साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके। दस्तावेज क्या है? ऐसा कोई विषय जिसे किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों द्वारा अभिव्यक्त किया गया हो, और उसका क्या करें? हम प्रयुक्त कर सके साक्ष्य के रूप में। अब हमारा धारा 29A। धारा 29 कैसे बताती है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्द से तात्पर्य क्या है, या फिर अर्थ क्या होगा? कि जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 21 नाम में दिया गया है, उससे यही तात्पर्य होगा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। अब धारा 30। धारा 30 बताती है मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है? कोई ऐसा दस्तावेज जिससे किसी विधिक अधिकार का सृजन हो जाए, अंतरण हो जाए, परिवर्तन हो जाए, विस्तार हो जाए या समाप्ति हो जाए, तो क्या होगा? मूल्यवान प्रतिभूति होगी। क्या होगी? कोई ऐसा दस्तावेज जिससे किसी विधिक अधिकार का सृजन हो जाए, अंतरण हो जाए, परिवर्तन हो जाए, विस्तार हो जाए या समाप्ति हो जाए, तो वो क्या होगा? मूल्यवान प्रतिभूति। किसमें परिभाषित कर रखा है? धारा 30 में। अब धारा 31 में आती है। धारा 31 बताती है बिल। बिल का प्रावधान कहाँ दे रखा है? धारा 31 में। बिल शब्द किसका है? किसी भी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है। बिल शब्द किसका द्योतक है? किसी भी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है। अब आते हैं हम धारा 39। धारा 39 बताए स्वेच्छा का तात्पर्य क्या होता है? कोई ऐसा कार्य जिसे कोई व्यक्ति उसकी परिणामों की जानकारी रखते हुए करे कि मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ, ऐसा होगा इससे, या फिर उसके संभावित परिणामों की
जानकारी रखते हुए करें। स्वेच्छा में क्या हुआ, ऐसा कोई कार्य जिसे कोई व्यक्ति करता है, परिणामों की जानकारी या फिर जो उससे निकलने वाले परिणाम है, संभावित परिणाम, उनकी जानकारी को रखते हुए करता है, वो क्या कहलाता है, स्वेच्छा। धारा 40 में अपराध को परिभाषित किया गया है। अपराध क्या होता है, अपराध होता है कोई ऐसा कार्य या लोभ जो किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो। क्या हो, कोई ऐसा कार्य या लोभ जो किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया, क्या होगा, वो अपराध होगा। अपराध के बारे में प्रावधान आईपीसी में कहाँ दे रखा, धारा 40 में। अब हम आते हैं धारा 41 में। धारा 41 में पूछते हैं कि विशेष विधि, विशेष विधि का प्रावधान कहाँ दे रखा है, धारा 41 में। विशेष विधि क्या होती है, विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशेष विषय पर, किसी विशेष विषय पर लागू हो। विशेष विधि क्या हो, किसी विशेष विषय पर लागू हो। फिर अब धारा 42 स्थानीय विधि। अब सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि धारा 42 में क्या दे रखा है, स्थानीय विधि, या फिर पूछो स्थानीय विधि का प्रावधान क्या है, धारा 42 में। तो स्थानीय विधि क्या होती है, कोई ऐसी विधि जो भारत के किसी विशेष भाग या फिर किसी विशेष स्थान पर लागू हो। मतलब किसी विशेष भाग पर, पूरे भारत पर नहीं, उसके कुछ हिस्सों पर या फिर उसके विशेष भाग पर लागू हो, तो वो क्या कहलाएगी, स्थानीय विधि। अब हम आते धारा 44। धारा 44 बताती है क्षति। क्षति क्या है, क्षति जो होती है एक अपहानि का सूचक होती है। क्षति क्या होती है, अपहानि का सूचक। ये कैसी हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, संपत्ति की हो सकती है, ख्याति की हो सकती है क्षति। अब धारा 45 में जीवन आता है। धारा 45 में क्या परिभाषित किया गया है, जीवन। जीवन में किसका जीवन आएगा, मानव का जीवन, ठीक है। और धारा 46 में क्या आएगी, मृत्यु। मृत्यु किसकी आएगी, मानव की मृत्यु। धारा 45 जीवन, जीवन किसका, जीवन मानव का। धारा 46 मृत्यु, किसकी मृत्यु के बारे में, मानव की। धारा 47 जीव जंतु आती, जीव जंतु के बारे में प्रावधान, मतलब जीव जंतु को परिभाषित करना। जीव जंतु क्या है, मानव से भिन्न जीवधारी। मानव को छोड़कर जो जीवधारी हैं वो क्या होंगे, जीव जंतु होंगे। किसमें परिभाषित, धारा 47 में। अब हम आते हैं धारा 48 पे हमें परिभाषित किया गया है जलयान। जलयान को परिभाषित कहाँ किया गया, धारा 40। जलयान क्या है, जल में आवागमन के लिए जो साधन होते हैं वो होता है जलयान। जैसे मानव या फिर मानव कोई संपत्ति ले जाता है जलयान के अंदर एक जगह से दूसरी जगह। अब फिर आता है धारा 50। धारा 50 में क्या परिभाषित किया, धारा को कहाँ परिभाषित किया गया है, धारा 50। धारा 52 आती सद्भावपूर्वक। मतलब ऐसा कोई कार्य जो सम्यक सतर्कता और सम्यक ज्ञान से किया गया हो, वो क्या होगा, सद्भावपूर्वक किया गया कार्य कहलाएगा। धारा 52 सद्भावपूर्वक। ऐसा कोई कार्य जो सम्यक सतर्कता और सम्यक ज्ञान के साथ किया गया हो, वो क्या है, सद्भावपूर्वक। धारा 52A क्या है, संश्रय। संश्रय के बारे में प्रावधान कहाँ दे रखा है, धारा 52A में। मतलब किसी व्यक्ति, संश्रय क्या होता है, किसी व्यक्ति को आश्रय देना, भोजन देना, या फिर उसे गोला बारूद उपलब्ध कराना, या उसे आवागमन का कोई साधन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उपलब्ध कराना, या पकड़े जाने से बचाने के लिए उसकी सहायता करना, तो क्या कहलाता है, संश्रय। संश्रय कहाँ परिभाषित किया गया है, धारा 52A में। अब हम आते हैं धारा 34। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, धारा 34। इसमें दे रखा है सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। मतलब कोई कार्य जो है, जब कोई कार्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति को उस कार्य से जो हानि होती है, जो अपराध जो करते हैं, उसके लिए दोषी माना जाएगा। सामान्य आशय क्या है कि जब कोई आपराधिक कार्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाएगा, तब उनमें से हर एक व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। बराबर हर अपराध के लिए मतलब उस अपराध के लिए हर व्यक्ति को बराबर का दोषी माना जाएगा। अब यहाँ आते हैं, ये जो धारा है, धारा 34 जो है किसी दंड का प्रावधान नहीं करती, बल्कि एक सामान्य सिद्धांत का प्रावधान करती है। अब हम धारा 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में जो है इसके तत्व क्या हैं, इनके बारे में प्रावधान देखते हैं। मतलब सबसे पहले क्या है, कोई अपराध किया गया हो, सामान्य आशय अपराध किया गया हो, अपराध किसके द्वारा किया गया हो, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा किया गया हो, और जो 2 या 2 व्यक्ति हैं उनमें अपराध किया हो सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो। पहले सामान्य आशय बनाया हो, फिर उसके बाद उस कार्य को, अपराध को किया गया हो। और सामान्य आशय क्या हो, पूर्व नियोजित योजना रहा हो, कि सामान्य आशय पहले से उन्हें नियोजित अपराध करने से पहले उसकी मतलब अपने योजना बना ली हो,
पूर्व नियोजित योजना यानी मस्तिष्कों का पूर्व मिलन। और उसके बाद जो है सभी व्यक्तियों ने किसी न किसी प्रकार से भाग लिया हो, सभी व्यक्तियों ने किसी न किसी प्रकार भाग लिया, तो उसमें जो है हर व्यक्ति बराबर का भागीदारी उस अपराध के लिए माना जाएगा, उसमें किसी का व्यक्तिगत अंशदान नहीं देखा जाएगा। तो क्या है, कोई अपराध किया गया हो, इसके तत्व में अपराध दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा किया गया हो, और वो जो अपराध है असमान आशय को अग्रसर करने में किया गया हो, और समान आशय जो पूर्व नियोजित योजना रहा हो, सभी व्यक्तियों ने किसी न किसी प्रकार भाग लिया हो, सभी व्यक्तियों ने किसी प्रकार भाग लिया हो। अब जैसे कोई, फिर हम यहाँ पे आते हैं धारा के केस पे। केस दिया हुआ है हमारा महबूब शाह बनाम एम्परर प्रीवी काउंसिल। किसका मामला है? प्रीवी काउंसिल का। इसे हम सिंधु नदी का मामला भी बोलते हैं। इसमें जस्टिस कौन थे हमारे? सर माधवन अय्यर थे। महबूब शाह बनाम एम्परर प्रीवी काउंसिल का मामला है, इसे सिंधु नदी का मामला भी बोलते हैं। इसमें जो न्यायाधीश थे हमारे सर माधवन अय्यर थे। इन्होंने क्या बताया था? सामान्य आशय और समान आशय में अंतर किया जाना चाहिए, नहीं तो न्याय की अफानी होगी। सामान्य आशय क्या होता है? सामान्य आशय होता है संयुक्त दायित्व, और समान आशय होता है पृथक दायित्व। इन दोनों में अंतर करना चाहिए। कौन से केस में बताया गया था? महबूब शाह बनाम एम्परर, इसे सिंधु नदी का मामला भी बोलते हैं। फिर आते हैं पांडुरंगा बनाम हैदराबाद राज्य। पांडुरंगा बनाम हैदराबाद राज्य में भी समान आशय और सामान्य आशय में अंतर बताया गया। एक केस है हमारा वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, ये भी है प्रीवी काउंसिल का मामला। इसमें जो न्यायाधीश थे हमारे लॉर्ड समनर थे। इन्होंने कहा था कि जो है समान आशय को करने में किसी व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। समान आशय में कोई अगर अपराध किया जा रहा है समान आशय से, तो किसी व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति जो बराबर की भागीदारी करे। सक्रिय केवल क्या जरूरी है? सक्रिय भागीदारी। ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है बराबर की भागीदारी करे। वे व्यक्ति, इसमें कहा गया वे व्यक्ति भी अपराध करते हैं जो अपराध करने के लिए उसमें सहायक होते हैं, खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, 2 या 5 लोगों ने जो बैंक में डाका डालने का योजना बनाई, पूर्व नियोजित योजना बनाई। उनका सामान्य आशा था कि बैंक में डाका डालेंगे। उसके बाद 3 व्यक्ति जो थे बैंक में डाका डालने के लिए अंदर चले गए। वो डाका डालने के बाद उनने डाका डाला और वहाँ लोगों की हत्या भी कर दी। उसके बाद जो गेट पे दरवाजे पे खड़ा था एक व्यक्ति उनके साथ का ही, उसने कहा कि मैं यहाँ पर जो है देखता रहूँगा, कोई आ नहीं रहा है, अगर आएगा तो मैं किसी को घुसने दूँगा, बता दूँगा। तो उसके बाद जब वो गिरफ्तार हुए और उनके लिए सज़ा की बात हुई, तो वो पहले वाला व्यक्ति था कि मैंने तो किसी की ना तो हत्या की है ना लूट की है, मैं तो दरवाजे पे खड़ा था, तो मुझे कम दंड देना चाहिए, मैं अपराधी नहीं हूँ। तो इसमें कोर्ट ने जो था तीनों को बराबर की क्या दी? सजा दी। क्योंकि सक्रिय, इसमें कहा गया है वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर के मामले में कि सक्रिय भागीदारी जरूरी है सामान्य आशय करने में। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करे? बराबर की भागीदारी करे। ठीक है दोस्तों, आज हमारा अध्याय 2 आईपीसी का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे से अध्याय 3 शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।